बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी अपना टॉपिक ऑफ मोटिवेशन स्टीफन पी रॉबिन्स की किताब से ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अभी के लिए हम बात करेंगे जी इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज जस्टिस, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। सो let's start with the story. I want to read it from the book. That's the story of a person who just graduated from a very good university in US, और जेन पियर्सन। उसने अपनी डिग्री को पास आउट किया और उसके बाद शी वॉज इन्वॉल्व इन एन इंटरव्यू विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। सो एक पोजीशन उसने एक्सेप्ट की और जो टॉप पब्लिक अकाउंटिंग फर्म थी वहाँ पे शी वॉज असाइंड। अब शी वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद द जॉब। ठीक, जो उसको ऑफर मिली वो बहुत अच्छी थी, चैलेंजिंग वर्क था, एक अच्छी फर्म थी, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, और उसी की बिना के ऊपर उसने अपना काम कंटिन्यू रखा और उसको हाईएस्ट सैलरी भी ऑफर की गई। सो उसी की बेस के ऊपर द सैलरी प्राइस वाज ऑलमोस्ट समथिंग $4,550 पर मंथ। लेकिन इसी के हवाले से अगर जेन को डिस्कस करें तो शी वॉज टॉप स्टूडेंट इन हर क्लास। ठीक है, मैच्योर भी थी और अच्छी उसकी सैलरी भी उसको मिल रही थी। लेकिन जैसे ही एक साल तकरीबन गुजरा, वर्क जो था उसके लिए डेफिनेटली चैलेंजिंग भी था और एक सेटिस्फाइंग भी था। एक साल गुजरने के बाद उसको $200 पर मंथ की एक इंक्रीज भी मिल गई, लेकिन उसकी मोटिवेशन जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो गई, और दैट वाज अ ड्रामेटिक ड्रॉप इन द मोटिवेशन फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स। अब वाई रीजन इसको असेस कर लेते हैं। जेन के एम्प्लॉयर ने एक फ्रेश ग्रेजुएट को हायर किया एंड शी वॉज हायर्ड ऑन $4,600 per month. That is just $50 more than Jane. लेकिन she's even talking about looking for another job. So एक level of motivation क्या हुआ कि वो एक और जॉब ढूंढने के चक्करों में चलती हुई नजर आ रही है। What was the outcome of this story? सादा सी बात करते हैं और ये देखते हैं कि जेन का एक्सपीरियंस था 1 साल का। शी वॉज टॉप ग्रेजुएट, बट वेन एवर अनदर न्यू पर्सन वॉज हायर्ड एंड तो उसकी सैलरी $50 ज़्यादा की बेस के ऊपर उससे एक्सेप्ट नहीं हो रहा कि उसकी सैलरी उससे ज़्यादा क्यों है, बिकॉज शी थिंक्स, शी इवेलुएट्स कि उसकी अर्निंग जो है और उसकी जो कैपेसिटी है, इनर सेल्फ है, उसकी कॉम्पिटेंसी का लेवल है, दैट इज़ हायर। अब देखते हैं कि इसमें 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सो इसी स्टोरी से So employees perceive what they get from a job situation. अब ये कौन सी चीज़ें होंगी? ये सैलरी लेवल है, रेजेस हैं, रिकग्निशन है। सो ये क्या है जी? ये हमारी एक तरह से आउटपुट आ रही है। अब अगेंस्ट किसके हम असेस करने जा रहे हैं? हम जो एफर्ट लेकर आते हैं, एक्सपीरियंस है, हमारी एजुकेशन है, हमारी कॉम्पिटेंस है, ये किसी भी जॉब में इट इज़ सर्विंग एज एन इनपुट फॉर दैट जॉब। सो अगर हम जेन के केस को लें तो जेन वॉज ऑफ दिस कंपैरिजन कि दैट इज हर आउटपुट डिवाइडेड बाय हर इनपुट। ठीक है, एंड देन शी कंपेयर्ड विद आउटपुट एंड इनपुट ऑफ द अदर पर्सन विच हैज रिसेंटली बीन हायर्ड, और उसकी बेस के ऊपर शी गॉट डिससेटिस्फाइड। अब ये कॉन्सेप्ट हम इसको थोड़ा सा आगे जाके एक डायग्राम में भी देखते हैं। सो हम इसको अगर सम अप करना चाहें तो वी सी द रेशियो एज अनइक्वल एंड वी फील अनरिवॉर्डेड। वी एक्सपीरियंस इक्विटी टेंशन दैट क्रिएट एंगर, और यही एंगर उसको डिससेटिस्फाई कर रहा था। यही कॉन्सेप्ट बेस है इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का, और इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये कहती है कि एक इंडिविजुअल अपने आप को कंपेयर करता है विद द अदर पर्सन। अब उसके कंपैरिजन की बेसिस क्या होती हैं? उसके कंपैरिजन की बेसिस जो हैं वो 4 हैं। इसको अब हम देखने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ है जी सेल्फ इनसाइड, और दूसरी चीज़ है सेल्फ आउटसाइड। सेल्फ इनसाइड से क्या मुराद है? एन एम्प्लॉइज एक्सपीरियंस इन अ डिफरेंट पोजिशन इनसाइड द एम्प्लॉइज करंट ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ आउटसाइड किसको कह रहे हैं जी? एन एम्प्लॉइज एक्सपीरियंस इन अ सिचुएशन और पोजीशन आउटसाइड द एम्प्लॉइज करंट ऑर्गेनाइजेशन।
इसको समझना इसके साथ भी ज़रूरी है कि ये कंपैरिजन जिनसे हैं वो हम अपनी ज़ात का करते हैं दूसरों के साथ, वो दूसरे हमारे करीब के भी हो सकते हैं, हमारे दूर के भी हो सकते हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स भी हो सकते हैं जिनके साथ हम इस कंपैरिजन को करते हुए दिखाई देते हैं। अब अदर्स पे चले जाते हैं। तीसरा फैक्टर है जी अदर्स इनसाइड, दैट इज अनदर इंडिविजुअल और ग्रुप और इंडिविजुअल इनसाइड द एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सेम ऑर्गेनाइजेशन में जो कि इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, यानी हमारा कंपैरिजन अदर एम्प्लॉयज के साथ जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस कंपैरिजन कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम अदर्स आउटसाइड। ये अदर आउटसाइड कौन से हैं? दिस इज द फोर्थ पॉइंट, अनदर इंडिविजुअल और अ ग्रुप और इंडिविजुअल्स आउटसाइड द एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन। सो ये 4 बेसिस हो गए हमारे कंपैरिजन के। अब ये देख लेते हैं एम्प्लॉय किससे कंपेयर कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से, अपने नेबर से, को वर्कर से या कुलीग से इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस, और कंपेयर देयर प्रेजेंट जॉब विद द पास्ट जॉब which referent an employee choose will be influenced by the information the employee holds about references as well as by attractiveness of the relevant. So हमें हमारा नॉलेज जो इन्फॉर्मेशन है वो इसकी बेस बनती है कंपैरिजन की, कि हम अपने बारे में और फिर दूसरों के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। अब ये कंपैरिजन जो है इसको हम एक डायग्राम की सूरत में देखते हैं। यहाँ पे आपको इक्विटी थ्योरी के हवाले से 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। रेशो कंपैरिजन हम इसको कह रहे हैं, दैट इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अब यहाँ पर ए है आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको बी नज़र आ रहा है। ए इज़ द पर्सन जो कि कंपैरिजन कर रहा है, बी इज़ द पर्सन अगेंस्ट विच द कंपैरिजन इज बिन मेड। सो इसी को देखते हैं कि for instance, output divided by input, if it is less than output divided by input of the B person, that is inequity due to being under rewarded. That was the situation which was faced by Jane. हमारी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, जो भी प्रोडक्टिविटी आउटकम आती है, इट इज़ लेस देन द अदर वन। तो इसका मतलब है हम इनइक्विटी फील कर रहे हैं कि हमें जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा। और अगर इफ आउटपुट ऑफ वन पर्सन इज डिवाइडेड बाय द इनपुट, कंपैरिजन विद द आउटपुट डिवाइडेड बाय द इनपुट ऑफ द अदर पर्सन, और अगर इस दोनों में, फॉर इंस्टेंस इसको हम एक क्वेश्चन की सूरत में सॉल्व करके देखते हैं। 1 आई हमारे पास हमारी अपनी आउटपुट और 1 आई बी की आउटपुट। इसका मतलब है जो एफर्ट एक इंडिविजुअल कर रहा है वही एफर्ट दूसरा इंडिविजुअल कर रहा है, जो कॉम्पिटेंसी इसकी है वही दूसरे की है, जो रिवॉर्ड दूसरे को मिल रहा है वही मुझे भी मिल रहा है। इसका मतलब है बराबरी है। दैट इज द सिचुएशन ऑफ इक्विटी। इफ आई बिन रिवॉर्डेड 0.9 एंड 1 इज रिवॉर्डेड 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई एम रिवॉर्डेड 0.01 लेस देन द अदर वन, तो ये इनइक्विटी आपको बनती हुई नजर आती है। और इफ योर आउटकम, जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पर हम कर लेते हैं 1.1 है इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है इनइक्विटी ड्यू टू बीइंग ओवर रिवॉर्डेड। सो आप ये फील कर रहे हो कि आपको ज़्यादा रिवॉर्ड दिया जा रहा है। सो ये वो स्टेटस है जो कि एक इंडिविजुअल के कंपैरिजन की बेस के ऊपर हमारे सामने आता है, एंड दैट प्रोवाइड यू द बेसिस ऑफ इक्विटी थ्योरी। अब इसी कंपैरिजन को अगर हम देखते हैं तो ये कंपैरिजन, बिकॉज हमारे पास अगर हम वुमेन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ को देखते हैं या जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देखते हैं तो वो हमें डिफरेंट फॉर्म में नज़र आती हैं। सो इसके हवाले से कंपैरिजन बेसिस शुड बी द सिमिलर इन देयर नेचर, और उसी की बेस के ऊपर हम इसको आगे भी लेके चल सकते हैं। सो वुमेन शुड बी मेड कंपैरिजन विद वुमेन एंड मैन शुड बी कंपेयर्ड विद द मैन एज वेल। सो इस कॉन्टेक्स्ट में जो कंपैरिजन्स हैं वो लॉजिकल होने बहुत ज़रूरी हैं। सो अब अगर इसको हम एम्प्लॉयज़ के हवाले से थोड़ा सा और बात करें तो वो एम्प्लॉयज़ जो कि ज़रा शॉर्टर टेन्योर के साथ होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनका नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं होता, तो वो अदर्स के साथ जो कंपैरिजन करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बिना के ऊपर ज़्यादा करते हुए नज़र आते हैं। और वो एम्प्लॉयज़ जो कि लॉन्गर टेन्योर के साथ होते हैं वो हैवीली रिलाई करते हैं कोवर्कर्स की इंफॉर्मेशन के ऊपर और फिर उसकी बेस के ऊपर अपने कंपैरिजन करते हुए नज़र आते हैं।
और अगर हम अपर लेवल एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो प्रोफेशनल रैंक्स में जो लोग आपको नज़र आते हैं वो हायर अमाउंट्स ऑफ एजुकेशन रखते हैं, बेटर इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है अबाउट देमसेल्व्स एंड अबाउट द पीपल इन दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, और मोर बिगर कंपैरिजंस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कंपैरिजंस भी वो करने में ज़्यादा आपको इक्विप नज़र आते हैं। सो इसी इक्विटी थ्योरी की बेस के ऊपर जो आपको एम्प्लॉयज़ बिहेवियर नज़र आते हैं वो 6 किस्म के आपको नज़र आ सकते हैं। सो अगर आपको इन इक्विटी फील हो रही है तो यू माइट बी टेकिंग अ चॉइस बिटवीन दीज 6 वंस। ये नीचे जो डायग्राम है वो भी आपको थोड़ा सा इसी को डिपिक्ट करती हुई नज़र आ रही है। पहली चीज़ तो जो हो सकती है वो ये है कि फर्स्ट एलिमेंट है कि चेंज द इनपुट, कि एक एम्प्लॉई जब इनइक्विटी फील कर रहा होता है जहाँ पे उसको ये फील होता है कि उसकी एफर्ट्स ज़्यादा हैं और उसको आउटकम कम मिल रही है इन कंपैरिजन विद द अदर वन, तो वो लेसर एफर्ट अपने काम पर लगा सकता है और अपने आप को अगर अंडरपेड वो महसूस कर रहा है। देन हमारे पास दूसरी जो आउटकम आ सकती है वो है जी चेंज द आउटकम। इंडिविजुअल जो कि ये फील करते हैं कि वो इनइक्विटी फेस कर रहे हैं वो अपनी आउटकम को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या था, अपनी मेहनत अपनी इनपुट्स एफर्ट्स को रिड्यूस करते हैं। दूसरी आउटकम क्या आ गई कि अपनी आउटकम को आप चेंज करने की कोशिश करें। लाइक इंडिविजुअल्स पेड ऑन अ पीस रेट basis can increase their pay by producing a higher quantity of units of lower quality. So देखें हमारा पीस वर्क के ऊपर काम ज़्यादा है कि हम ज़्यादा पैसे बना सकें, हम दूसरी तीसरी चौथी कंसर्न्स को शायद उस तरह से कंसिडर ना करें। तीसरा जो बिहेवियर आपको नज़र आता है वो है डिस्टॉर्ट परसेप्शन ऑफ सेल्फ। इसके हवाले से वो कहते हैं कि आई यूज टू थिंक आई वर्क एट अ मॉडरेट पेस बट नाउ आई रियलाइज आई वर्क अ लॉट हार्डर देन एवरीवन एल्स। अभी ये देखिए परसेप्शन को आप डिस्टॉर्ट कर रहे हैं अपने बारे में कि हम जो महसूस करते थे कि मैं बड़ी अच्छी पेस पे, मॉडरेट चलें पेस के ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन अभी मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। सो ये चीज़ें भी आपको दूसरी ही आउटपुट या चेंज इनपुट की तरफ जो है वो ड्राइव कर सकती हैं। देन चौथा इसका एक्शन है डिस्टॉर्ट परसेप्शन ऑफ अदर्स। लाइक जब मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ कि माइक्स जॉब इजंट एज डिज़ायरेबल एज आई थॉट, सो हम ये भी कंपैरिजन बेसिस भी चेंज कर सकते हैं कि यार मैं जैसे समझ रहा था कि वो उसकी जॉब तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसको ज़्यादा मिल रहा है, शायद ये ऐसे हकीकत में नहीं है। देन हमें फिफ्थ चॉइस जो नज़र आती है, चूज़ अ डिफरेंट रेफरेंट। मैं फॉर इंस्टेंस ए हूँ और मैं कंपैरिजन किससे कर रहा था, बी से कर रहा था। नाउ इंस्टेड ऑफ बी ए माइट मेक अ कंपैरिजन विद सी। सो दिस इज़ वेयर उसने एक डिफरेंट अपने लिए कंपैरिजन बना लिया, एक डिफरेंट रेफरेंट ले लिया। आई मे नॉट मेक एज मच एज माई ब्रदर इन लॉ बट आई एम डूइंग अ लॉट बेटर देन माई डैड। सो देखो ए और से बी की कंपैरिजन की बजाय ही माइट बी मूविंग टूवर्ड्स अ डिफरेंट रेफरेंस दैट इज सी। और 6 इज क्विटिंग द जॉब, दैट इज लीव द फील्ड। सो आप नेक्स्ट ऑप्शन उसके पास क्या आपको आता हुआ नजर आता है कि वो क्विट करते हैं। सो दीज आर द पॉसिबल ऑप्शंस जो कि आपको नजर आते हैं। सो ये प्रपोजिशंस जो हमें नज़र आती हैं ये उसके पास चॉइस बन सकती है। इक्विटी थ्योरी को क्लोज करने से पहले इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज़ अ थ्योरी दैट सेज दैट इंडिविजुअल्स कंपेयर देयर जॉब्स इनपुट्स एंड आउटकम्स विद दोज ऑफ अदर्स एंड देन रिस्पॉन्ड टू एलिमिनेट एनी इनइक्विटीज। सो ये जो हमने जो प्रपोजिशंस देखी ये सपोर्ट होती हुई नज़र आती हैं और रिसर्च भी इसको सपोर्ट नज़र करती हुई नज़र आती है। देन हमारे पास अगर इसी को हमने जो कहा था ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस के हवाले से उसको भी देख लेते हैं कि while most research on equity theory has focused on pay, some employees also look for equity in the distribution of other organizational rewards like आपको नज़र आता है high status job titles in large and lavishly furnished offices etc. और finally अगर हम इसकी बात करें तो recent research has expanded the meaning of equity
और फेयरनेस। और हिस्टोरिकली अगर देखें तो इक्विटी थ्योरी फोकस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किसका, ओजे बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस का, कि हम इक्विटी थ्योरी को ही अगर देखें तो बोथ पीपल वर्किंग द सेम मस्ट बी गिवन द सेम रिवॉर्ड। तो ये इक्विटी है। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस की थ्योरी भी आपको बनती हुई नजर आती है। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जस्टिस। यहाँ पे उसने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की है कि एम्प्लॉई को फेयरनेस नज़र आ रही है ऑफ द अमाउंट रिवॉर्ड्स अमंग इंडिविजुअल्स एंड हु परसीव देम। तो जितना मैं समझ रहा हूँ उसी की बेस के ऊपर ए पर्सन को भी फॉर इंस्टेंस जीसी रिवॉर्ड मिलता है और बी पर्सन जो कि सेम एज ए काम करता हुआ नजर आ रहा है, ही इज ऑल्सो बिन रिवॉर्डेड एज सी। सो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आपको नजर आता है कि अमाउंट ऑफ द रिवॉर्ड स्टैंड्स फॉर द सेम। सो ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस को अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो एक बिगर पिक्चर नजर आती है। सो एम्प्लॉय परसीव द ऑर्गेनाइजेशंस एज जस्ट व्हेन दे बिलीव रिवॉर्ड्स एंड द वे दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड आर फेयर। सो ये जस्टिस की दूसरी टाइप की तरफ भी हमें लेके जाता है। और अगर इसको दूसरे वर्ड्स में हम बात करें तो फेयरनेस और इक्विटी कैन बी सब्जेक्टिव इन इट्स नेचर। ऑब्जेक्टिव में हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, सब्जेक्टिव जो सी है वो ओपिनियन बेस आपको नजर आती है। दिस माइट बी ट्रू, माइट नॉट बी ट्रू। सो जनरली लोग एलोकेशन और प्रोसीजर्स को भी इन चीज़ों के असेसमेंट में लेकर आते हैं। अगर उनको ये नज़र आता है कि जो एलोकेशंस हैं या प्रोसीजर्स हैं वो जो उनके मफाद में हैं तो वो इसको फेयरनेस का नाम देते हैं। सो इसके बाद जो दूसरी जस्टिस की हम बात कर रहे थे वो क्या कहलाता है, दैट इज टर्म्ड एज प्रोसीजरल जस्टिस। यानी जो हमने प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लगाया है या प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग वन कि वो रिवॉर्ड के लिए क्वालिफाई करता है या नहीं, वो क्या कहला रहा है, प्रोसीजरल जस्टिस कहलाता है। दैट इज द परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस यूज्ड टू डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड। जैसे प्रोसेस कंट्रोल किसके पास है, उसकी एक्सप्लेनेशंस क्या हैं, कंसिस्टेंट है या नहीं, अनबाइस्ड है या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है, ओपन टू अपील्स है। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे लिए प्रोसीजरल जस्टिस को इंक्रीज करते हैं। मीन्स इट इंक्रीज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस अमंग इंडिविजुअल्स। सो मॉडल ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस के हवाले से ये तीनों फॉर्म्स आपको नजर आ रही हैं। पहली क्या आगे डिस्ट्रीब्यूटिव, दूसरा प्रोसीजरल और तीसरा इसको हम कहते हैं इंटरैक्शनल जस्टिस। और ये तीनों चीजें मिलके आपके सामने पिक्चर क्रिएट करती हैं किसकी, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस की। सो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या हुआ, परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द आउटकम। प्रोसीजरल जस्टिस क्या होगा, परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस यूज्ड टू डिटरमाइन द आउटकम। और जो इंटरैक्शनल जस्टिस है दैट इज परसीव्ड डिग्री टू विच वन इज ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। सो ये तमाम के तमाम मिलके एक परसेप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस क्रिएट करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट इक्विटी थ्योरी। और इक्विटी थ्योरी के साथ हमने ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।